इस बीच चलिए ये भी देख लेते हैं कि आज कैश में सबसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग किन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। खरीदारी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक तो ल्यूपिन आज इस लिस्ट में शामिल है। एनएसई पर कैश गेनर्स में ल्यूपिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ करीब 7.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए ये काउंटर है। पेपर स्टॉक्स की दीपाली ने बात की, उनमें तो सारे ही में अच्छा रुझान वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। सिमको और एक काउंटर है जहां पर करीब 6.5% का मूव देखने को मिला है, बट नॉट ग्रेट वॉल्यूम्स। स्वराज इंजिन्स और एक काउंटर है जो कि करीब 6% ऊपर इस समय है। होंडा सीएल मोटर्स ये करीब 11% ऊपर, लेकिन वॉल्यूम्स अभी इतने ज़्यादा मैच्योर हुए नहीं हैं यहाँ पर हाँ ये ज़रूर है कि एटलीस्ट ओवरऑल अगर आप देखें आज एडवांस डिक्लाइन जिस तरह का है या फिर मिड कैप में रुझान जिस तरह का देखने को मिला है, मार्केट को ये रिलीफ ज़रूर मिलेगी कि आज कम से कम जो शुरुआत है वो अच्छी है। पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड है। निफ्टी अब 8500 के करीब आ गया है। इसने 8535 के आसपास जो हाई हिट किया वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन अभी भी करीब 75 पॉइंट्स ऊपर ये इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन आई थिंक अब ल्यूपिन पर जिस तरह की अपसाइड देखने को मिली है 7.25% की, और बाकी फार्मा स्टॉक्स इन सब पर आप देखिए आज रुझान जिस तरह का देखने को मिला है, ये एक स्पेस ऐसा है जिस पर आज नज़र रख सकते हैं। दूसरा टबैको कंपनीज, इसमें देखिए एक ट्रिगर जो है बड़ा, वो तो ऑब्वियसली जो जीएसटी की रेट्स आई उसके बाद से, क्योंकि दिस इंडस्ट्री हैड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और अभी तक के जो इम्प्लीकेशंस हैं उसमें वो वर्स्ट के सिनारियो एटलीस्ट सिगरेट कंपनीज के लिए पूरी तरह से सही साबित नहीं हुआ है। और इसी वजह से इन सारे स्टॉक्स में हमने फ्राइडे में भी अच्छा मूव देखा था, आज भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो जीटीसी यहाँ पर आउट परफॉर्म करते हुए करीब 8% का मूव यहाँ पर। गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 0.25% ऊपर है। आईटीसी वीएसटी इन काउंटर्स पर थोड़ा बहुत मूव इस समय देखने को मिला है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप गौरव? वेल ओपनिंग तो ठीक ठाक हुई है, और दीपाली जैसे जिक्र कर रहे थे कि हम ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को लेकर के, उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से अगर हम दायरे ऊपर के तरफ पर रह पाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये नहीं ज़रूरी है कि आप 100, 125, 150 पॉइंट निफ्टी पर या फिर 300, 350 पॉइंट सेंसेक्स पर ऊपरी तरफ बन दे। और जिस तरीके से विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं निर्णायक नतीजों के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के, तो ये सब ख़त्म होने के बाद मेरे ख्याल से ये आंकड़ों में भी आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। तब तक मेरे ख्याल से बिकवाली थोड़ी हावी हो सकती है। कैश पोजीशंस एफआई जो खास करके यूएस में स्थापित है वो अपनी कैश पोजीशन बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण बिकवाली बाजार में हो सकती है। बट ओवरऑल ये जो 8500, 8440 और 8400 ये जो स्तर हमने हाल ही में देखे निचले स्तर मिहिर, निवेश के नज़रिए तो मुझे लग रहा है कि बेहतरीन मौका है, और आप एक हिस्सा बन सकते हैं इंडियन इकोनॉमी रिकवरी का और शेयर मार्केट में परिवर्तन पर आने का, और उस लिहाज से आपकी पूंजी में वृद्धि होने के लिए। जी जय, ये पंजाब नेशनल बैंक पर अभी नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अर्निंग्स के बाद जो ग्लिमर ऑफ होप इमर्ज हुआ है फॉर इन्वेस्टर्स, उसका रुझान साफ शेयर प्राइस पर दिख रहा है। अभी किसी ने अगर लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट किए हुए तो होल्ड करना चाहिए। आई थिंक दीपाली बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। अगर पीएनबी में किसी ने लॉन्ग ट्रेड लिया और अगर प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली एक समय तो बुक कर ही लेना चाहिए। बिकॉज मेरा ये मानना है दीपाली कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर मैं चार्ट्स देख रहा हूँ इसका तो बॉटम हो चुका है ये स्टॉक। दैट्स ट्रू, एंड आई थिंक कई हद तक उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बस शॉर्ट टर्म में जो हिसाब से एक रिवर्सल देखने मिला है, ये पूरा ही राइज जो मैं 70 रुपीज़ से लेके 150 तक देखने मिला है दीपाली, उसमें 38% भी ये स्टॉक करेक्ट नहीं हुआ है। उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ 120 के आसपास आता है। आई थिंक तो अगर लंबी अवधि के लिए अगर किसी निवेश फिर से पीएनबी में करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी, तो आई थिंक ये स्टॉक में यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स। तो ऊपर की तरफ जब तक 147 के लेवल्स क्लियर नहीं होते तब तक आई थिंक एक साइडवेज टू एक डाउन ट्रेंड में रह सकता है ये स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म गेंस किसी को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। इस बीच चलिए एक बार इंडिया यूके का टेक समिट चल रहा है। यूके की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे पहुंची हैं कल रात भारत, और इस समय प्रधानमंत्री मोदी इस समिट को संबोधित कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशनल. It is vital that India and the United Kingdom
two countries linked by history work together to define the knowledge economy of the 21st century. In the current global environment, our two countries face several economic challenges which directly affect trade and commerce. But I am confident that together we can leverage our scientific strengths and technological prowess to create new opportunities. India is now the fastest growing large economy with the most open investment climate. Our innovative entrepreneurs, talented workforce, and R&D capabilities, combined with large markets, demographic dividend, and increasing e-competitiveness, offer new growth sources for the world economy. Likewise, the UK too has experienced resilient growth in the recent past. It excels in academic quest and technological innovation. Though the quantum of bilateral trade has remained at the same level for the past 5 years, of our investment in both directions have been robust. India is the third largest investor in UK, and UK is the largest G20 investor in India. Both countries support large numbers of jobs in each other's economies. India and UK cooperation in science and technology is driven by high quality and high impact research partnerships. I am glad to mention that in less than 2 years' time, under the Newton Bhabha program, we have started wide-ranging collaborations covering basic science to solution science aimed at addressing societal challenges. Together, our scientific communities are working on new vacancies for infectious disease, inventing new smart materials. इसमें एक चीज़ जो अहम है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो ये है कि पिछले 5 साल से जो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है दोनों देशों के बीच यानी भारत और यूके के बीच वो ऑलमोस्ट स्टैटिक रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और दूसरी कंसर्न जो यूके की तरफ से है इस समय वो ये भी है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि इस समय जिनके ऑपरेशंस यूके में हैं या तो यूके में हेडक्वार्टर्ड हैं या फिर यूरोपियन हेडक्वार्टर उनका यूके में है, उन्हें अब सोच विचार करना पड़ रहा है कि क्या उन्हें और एक रीजनल ऑफिस बनाना पड़ेगा या फिर जो लैंडिंग पोर्ट है जो यूके का इस्तेमाल करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि यूरोप में गुड्स भेजने के लिए हमें क्या कोई और पोर्ट पर जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी कंसर्न है यूके के लिए एंड आई थिंक उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो विज़िट है वो काफ़ी क्रिटिकल साबित हो सकती है। और इन सब के बीच निफ्टी 8500 के आसपास ही इस समय झूलते हुए। गौरांग, मैं इनफैक्ट आप सुन रहा था पहले भी जो कह रहे थे कि आईटी पर कोई मेजर कंसर्न नहीं है। नाउ यू नो आई थिंक जो पिछले हफ्ते हमने देखा इंडियन मार्केट में वो भी यही था कि क्योंकि ग्लोबली देयर इज़ अ नर्वसनेस तो उसमें नोबडी वांट्स टू बी अ काउबॉय और तुरंत इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। बट इवेंचुअली आई थिंक एक आध हफ्ते में चाहे हिलरी जीते, ट्रंप जीते या कोई भी जीते, फंड मैनेजर्स विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर एवेन्यूज़ जहाँ पे वो कैश डिप्लॉय कर पाए जिसको उन्होंने इस रिस्क ऑफ ट्रेड में शायद बचा के रखा है पिछले 3-4 हफ्तों से। एंड फ्रॉम दैट लॉजिक जो DIIs का अप्रोच हमने पिछले हफ्ते भी देखा है कि इस समय ख़रीदारी की जाए, आई थिंक वो स्मार्ट है। बिल्कुल स्मार्ट है। और मीर अगर आप मूल्यांकन देखें करेक्शन के बाद कुछ आईटी कंपनियों के, दिग्गज और मझौली आईटी कंपनी के, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर यूके को यूरोजोन से बाहर निकलना है
और अगर अपनी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को, विकास दर को एक स्टडी ट्रैजेक्टरी में रखना है या फिर वहाँ पर बदलाव ऊपर के तरफ करना है, तो जाहिर है उनको उन देशों के तरफ से इतना सहयोग नहीं मिलेगा जिनको छोड़ करके वो बाहर निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूरोज़ोन, और यूरोज़ोन में कोई भी देश हो, या फिर अमेरिका। तो उनको कहाँ देखना पड़ेगा? उनको देखना पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया, इमर्जिंग मार्केट, एशिया पैसिफिक रीजन, जहाँ पर भारत की छवि अब ऐसे उभर करके आई है मिहिर कि यू कैन लव इंडिया, यू कैन हेट इंडिया, बट यू कैन नेवर इग्नोर इंडिया। और उसी लिहाज से मेरे ख्याल से आज प्रधानमंत्री साहिबा यूके के भारत में पधारे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी सोच विचार, उनके लक्ष्य, उनकी टीम, मेरे ख्याल से दोनों देशों को मेरे ख्याल से आगे जाने के लिए एक दूसरे का सहारा देना पड़ेगा, और ख़ास करके ऐसे समय में जब इकोनॉमी यूके को लेकर के डामाडोल हो रही है। तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन दी आई पैक। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा, चाहे वो ब्रेक्जिट हो, हिलेरी जीते, ट्रम्प जीते, या फिर आने वाले समय में कोई भी फ्यूचरिस्टिक न्यूज़ फ्लो हो, आई वुड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आईटी एक अच्छा विकल्प है। तो आईटी में पॉजिटिव हैं गौरांग और जय, आपका शुक्रिया, साथ ही अभिजीत आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में। 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, निताशा शंकर और साथ ही साथ हेमंत ठुकराल भी। गौरांग, आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। निताशा, पहला कमेंट आपका, अगर ये मानकर चलें कि ट्रंप विन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आईटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप देखती हैं? आई थिंक यूएस इलेक्शन से ज़्यादा जो चीज़ आईटी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी वो ब्रेक्सिट से रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूके और यूरोप को देखते हुए, उसकी वजह से जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को लेके, पर्टिकुलरली बीएफएसआई सेगमेंट में, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है आईटी कंपनीज के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो ये जो इश्यूज हैं ये इवेंचुअली स्मूदन आउट हो जाने चाहिए, और जो डील पाइपलाइंस है वो वापस आनी चाहिए, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन नियर टर्म में ये एक रिस्क है जिसकी वजह से विच विल रिमेन एन ओवरहैंग ऑन दी स्टॉक्स some time। जी, चलिए हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कम से कम फ्राइडे की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच एक चीज़ अगर बदली है तो वो ये है कि मार्केट का डर थोड़ा कम हुआ है, और अब क्योंकि हिलरी को लीड हासिल हुई है, एफबीआई ने भी क्लीन चिट दी है, तो एटलीस्ट क्या ये कहा जा सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए कि न्यूज़ फ्लो अगर अच्छा रहता है तो फिर ये जो 8450 या 8500 का बैंड है उसे मार्केट ब्रीच नहीं करेगा इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग मीर, मेरे हिसाब से बाजार का रिबाउंड ड्यू था, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड जोन्स में आ गया था। तो शायद एफबीआई क्लियरेंस नहीं भी आता तो शायद आपको 100-125 पॉइंट का रिबाउंड देखने को मिलता। मेरे हिसाब से अगर बाजार 8550 के ऊपर शुरू करता है रैली तो यू विल सी मोर शॉर्ट कवरिंग कमिंग इन, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है, और तब मार्केट 86, 80, 87 टेस्ट कर सकता है। तो आज के लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट 8550 क्रॉस करे। तो जो मैं आज राय दूंगा वो ये है कि या तो आप बाजार से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, इसको लॉन्ग तभी करें अगर 8550 के ऊपर सस्टेन करता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 85 फॉर अ टारगेट ऑफ 8680। तो मेरे हिसाब से ये पुल बैक है, दिस इज मोर बिकॉज इट वाज ओवरसोल्ड। जी, तो 8550 के इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर इसको क्रॉस करता है निफ्टी तो 8600 को भी पार करने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवल्स पर ध्यान दीजिए आज और आने वाले सेशंस में।